बहुत ही प्यारी थी और वो सबसे अनमोल सी चीज थी, इतनी मजबूत और खूबसूरत और जिंदगी में बहुत आगे जाने वाली थी। कुछ साल पहले एक नए शादीशुदा जोड़े के लिए सब कुछ सही था। वो एनकरेज में अमेरिकी सेना का सिपाही था। वो नेशनल गार्ड की कॉम्बैट मेडिक थी। यूटा से अलास्का उसके साथ रहने आई थी। सोराया बार्नी के लापता होने और फिर मौत की पुष्टि के बाद सब बिखर गया और उसके अपने पति के खिलाफ सबूत अब उसे सालों तक सलाखों के पीछे डाल सकते हैं। जारिया हिल्डेब्रांड हत्या के मुकदमे का सामना कर रही है। लॉ एंड क्राइम इसके लिए अलास्का में है। आज जब जूरी चुनी जा रही है, हम इस दुखद मामले पर करीब से नजर डाल रहे हैं। लॉ एंड क्राइम के साइड बार में आपका स्वागत है। मैं जेसी वेबर हूं। यकीन नहीं हो रहा, फादर्स डे आने वाला है। समय कम निकल गया। अगर आप गिफ्ट ढूंढ रहे हैं तो शेफ IQ सेंस स्मार्ट मीट थर्मामीटर देखें। ये रेस्तरां स्तर की बिना तनाव वाली कुकिंग का राज है। तो चाहे आप एक अनुभवी ग्रिल मास्टर हों या बस गर्मियों के लिए कुछ स्टेक्स बनाने की कोशिश कर रहे हों, यह स्मार्ट थर्मामीटर गेम चेंजर है। अब ज्यादा पकाने की कोई टेंशन नहीं। अब यह सोचने की जरूरत नहीं कि शायद यह पक गया होगा। नहीं नहीं नहीं, शेफ IQ हर स्टेप पर बताता है कि मीट कब तैयार है। बस वायरलेस प्रोब डालें और पसंद चुनें। आप आराम से बैठें, ऐप अलर्ट का इंतजार करें, बार बार ग्रिल पर न जाएं। ये अवन, स्मोकर, स्टोव टॉप, एयर फ्रायर और सभी प्रोटीन जैसे प्राइम रिब, विंग्स, सैमन के साथ काम करता है। सच में इस फादर्स डे पर अब समय आ गया है कि आप दाव बढ़ाएं, बिना किसी मजाक के और पूरे आत्मविश्वास के साथ खाना बनाएं। Chefit.com पर साइट भर में 40% की छूट के लिए कोड साइड बार का इस्तेमाल करें। एनकरेज। अलास्का में अभियोजक, बचाव पक्ष के वकील और अदालत कर्मचारी एक बहुप्रतीक्षित मुकदमे की तैयारी कर रहे हैं। जारियस हिल्डेब्रांड पर नई पत्नी सोराया बार्नी की हत्या और शव को स्टॉर्म ड्रेन के पास फेंकने का आरोप है। जांचकर्ताओं के मुताबिक उसने 21 वर्षीय नेशनल गार्ड मेडिक की तलाश में शामिल होकर परेशान होने का दिखावा किया, जबकि असल में वही जानता था कि उसके साथ क्या हुआ। यही आरोप है। साफ कहें तो जब तक दोष साबित न हो, वह निर्दोष है। उसे बचाव का मौका मिलेगा। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन पहले थोड़ा पीछे ले जाना होगा। सितंबर 2021 में जेरियस हिल्डेब्रांड ने आर्मी ज्वाइन की और अप्रैल 2022 में अलास्का पहुंचे। यूएस आर्मी ने डेली न्यूज को बताया कि वह तोप दल में थे। 11वीं एयरबोर्न डिवीजन की 2वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड कॉम्बैट टीम में तैनात थे और उनकी पोस्टिंग जॉइंट बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन में थी। उसी वक्त सोराया बार्नी यूटा में थीं, जहां डेली न्यूज के मुताबिक वो नेशनल गार्ड में फील्ड आर्टिलरी फायर फाइंडर रडार ऑपरेटर थीं। 2023 में अलास्का जाने पर उन्हें अलास्का आर्मी नेशनल गार्ड के मुख्यालय कंपनी में तैनात किया गया। उन्होंने एक स्थानीय रेस्तरां में भी काम किया, जिसका नाम ब्रेड एंड ब्रू था। हिल्डेब्रांड और सोराया की मुलाकात 2020 में बेसिक ट्रेनिंग के वक्त हुई थी और उसी दिसंबर में उन्होंने शादी कर ली। लेकिन इसके कम से कम 1 साल बाद ही सोराया मृत पाई गईं और हिल्डेब्रांड पर उनकी हत्या का आरोप लगाया गया। अब जांच का केंद्र अगस्त 2023 के उस सप्ताहांत पर है। बताया गया कि यह जोड़ा 5 अगस्त शनिवार को दोस्तों संग हिल्डेब्रांड का 21वां जन्मदिन डेव एंड बस्टर्स में मनाने गया था। माना जाता है कि वे एक बार गए और 6 अगस्त रविवार को सुबह करीब 2:00 और 10:00 बजे अपने अपार्टमेंट लौटे। बताया गया कि सोराया को आखिरी बार जिंदा देखा गया था। हिल्डेब्रांड ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 7 अगस्त सोमवार तक नहीं की। उस रविवार को सोराया कहां और कब थी, इसकी जानकारी कई बार बदली है। हम इसी पर बात करेंगे। सोराया की तलाश में बड़े खोजी दल बने और सोशल मीडिया पर गुमशुदगी के पोस्टर फैल गए। अब हिल्डेब्रांड ने खुद फ्लायर शेयर कर लिखा, मेरी गुमशुदा पत्नी की अपडेटेड जानकारी। साथ ही लिखा, कृपया शेयर करें और दोबारा पोस्ट करें। सोराया की मां मेरिडिथ जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी बेटी लापता है, तुरंत अलास्का पहुंच गईं और बेतहाशा खोज में शामिल हो गईं, जिसमें यूनिवर्सिटी लेक के डॉग पार्क की भी तलाश की गई, जहां सोराया को समय बिताना पसंद था। मेरिडिथ ने एनकरेज डेली न्यूज को बताया कि जारियस मेरे साथ घंटों तक मेरी बेटी को ढूंढता रहा, जबकि उसे पता था कि वो मर चुकी है। उसने कई बार मुझसे झूठ बोला और खुद को चिंतित पति दिखाने की कोशिश की। गुरुवार को सोराया के लापता होने की रिपोर्ट के बाद
पुलिस ने उसके अपार्टमेंट के पास एक प्रेल के साथ स्टॉर्म ड्रेन में उसकी लाश पाई। उसके बाएं कनपट्टी पर गोली लगने का घाव दिखाई दे रहा था। ये एक आपराधिक शिकायत के अनुसार है, इसे ध्यान में रखें, क्योंकि अब हम जो बात करने जा रहे हैं उसमें इसका महत्व है। तो हिल्डेब्रांड को गिरफ्तार कर लिया गया, उसे एंकरेज जेल ले जाया गया और उस पर प्रथम और द्वितीय श्रेणी की हत्या के साथ साथ सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया। और याद रखिए, मैंने बताया था कि रविवार 6 अगस्त की टाइमलाइन थोड़ी उलझी हुई है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शिकायत के अनुसार जो अदालत में दायर की गई है, हिल्डेब्रांड ने पुलिस को कथित तौर पर यही बताया था। हिल्डेब्रांड का दावा है कि उस रविवार जब वे जागे, सोराया को काम जाना था। उसकी एक नजदीकी सैंडविच शॉप में नौकरी थी, लेकिन उसके अनुसार दोनों ही हैंगओवर में थे और गाड़ी चलाने के लिए ठीक महसूस नहीं कर रहे थे। तो सोराया ने पैदल ही ब्रेड एंड ब्रू जाने का फैसला किया, जो अपार्टमेंट से लगभग 1 मील दूर है। शिकायत के अनुसार जारिया ने बताया कि सोराया घर से फोन भूल गई, लेकिन पर्स और वॉलेट साथ ले गई। जारिया ने कहा कि उसे बाद में दिन में पता चला कि सोराया गायब है। जब वो शाम 7 बजे सोराया को लेने गया और पता चला कि सोराया कभी काम पर पहुंची ही नहीं। जारिया ने कहा कि तब से वो सोराया को ढूंढ रहा है। जारिया ने कहा कि वो हर दोस्त के घर गया, सोराया के माता पिता को फोन किया, सभी अस्पतालों और जेल से संपर्क किया। जारिया ने कहा कि वह मोहल्ले में गाड़ी चला रहा था और उसे घर से जाते देखने के 36 घंटे बाद पुलिस से संपर्क किया। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार एक अधिकारी ने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स और रेस्तरां के बीच उसी रास्ते पर गाड़ी चलाई जिस पर सोराया कथित तौर पर पैदल गई थी। उस इलाके की भी 60 से 70 स्वयंसेवकों ने तलाशी ली थी, लेकिन वे उसे ढूंढ नहीं पाए। इसी दौरान अधिकारियों ने ब्रेड एंड ब्रू में उसके सहकर्मियों से बात की, जहां वो 2 महीने से काम कर रही थी। उन्होंने बताया कि सोराया रविवार 6 अगस्त को नहीं आई थी। शिकायत में लिखा है, कर्मचारियों को रविवार सुबह 10:45 बजे सोराया के नंबर से मैसेज मिला, जो जारियस के घर से निकलने के 45 मिनट बाद था, जिसमें बताया गया कि वो काम पर नहीं आ रही है। एक कर्मचारी ने कहा कि सोराया को मालिक क्रेग को अपनी अनुपस्थिति की सूचना देनी चाहिए। सोराया के फोन से जवाब आया कि उनके पास क्रेग का नंबर नहीं है। उसने बताया कि उसने मैसेज करने वाले को क्रेग का नंबर दे दिया। क्रेग और कर्मचारी ने कहा कि सोराया के फोन में क्रेग का नंबर है, क्योंकि पिछली 2 छुट्टियों में उसने क्रेग को कॉल किया था। क्रेग ने कहा कि उनसे कभी संपर्क नहीं हुआ। मैंने सोराया की मां से बात की, जिनके पास उसका फोन है। उन्होंने कहा कि क्रेग का नंबर सोराया की कॉन्टैक्ट लिस्ट में ब्रेड एंड ब्रू के सीईओ के रूप में सेव है, क्रेग के नाम से नहीं। ये बहुत दिलचस्प जानकारी है, क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि शायद ये मैसेज सोराया के अलावा कोई और भेज रहा था, कोई ऐसा जिसे काम से छुट्टी लेने का तरीका नहीं पता था और जिसे ये जानकारी नहीं थी। क्रेग का नंबर पहले से कॉन्टैक्ट्स में सेव है, लेकिन नाम से नहीं। शिकायत में कहा गया कि पुलिस ने पता किया किसी ने रात 2:45 बजे 911 पर कॉल की थी रविवार को, ये कहते हुए कि उन्होंने एक गोली चलने की आवाज सुनी जो बहुत पास से आई लग रही थी। अधिकारियों के पहुंचने पर कुछ संदिग्ध नहीं मिला। कॉल बंद कर दी गई, लेकिन बाद में शिकायत के अनुसार जांचकर्ताओं ने नोट किया कि कॉल करने वाले की खिड़की हिल्डेब्रांड के अपार्टमेंट के सामने आंगन पार थी। मंगलवार को सोराया के लापता होने की रिपोर्ट करने के अगले दिन हिल्डेब्रांड ने कथित तौर पर अपार्टमेंट में पुलिस से बात की और कहा कि वह सुबह करीब 10 बजे अपने काम के कपड़े पहनकर पैदल काम पर जाने के लिए निकली थीं। अधिकारियों से बात करते हुए सोराया की दोस्त ने कहा कि सोराया रविवार को काम पर नहीं जाने वाली थी और उसने उसे पहले ही बता दिया था कि वो काम से छुट्टी लेने वाली है। अब तर्क ये हो सकता है कि शायद उसने अपना मन बदल लिया हो, लेकिन फिर भी ये संदिग्ध है। आपराधिक शिकायत में जांचकर्ता ने लिखा, मैंने जारियस से 10:45 पर सोराया के फोन से भेजे गए मैसेज के बारे में पूछा, जबकि वो घर से जा चुकी थी और फोन घर में था। उसने मैसेज भेजने से इनकार किया और ये नहीं बता सका कि ऐसा कैसे हुआ। अब ये तो बस शुरुआत है। जब बात आती है संदिग्ध सबूतों की, संदिग्ध व्यवहार की, कथित बदलती कहानियों की, उन सबूतों की जो जांचकर्ताओं ने इकट्ठा किए, क्योंकि उनका कहना है कि ये सब किसी गड़बड़ी की ओर इशारा करते हैं। मैं अब इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा और मैं एक बार फिर से बिल्कुल साफ करना चाहता हूं कि जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, जारियस हिल्डेब्रांड जो यहां आरोपी हैं, वो तब तक निर्दोष हैं जब तक कि उनका दोष साबित नहीं हो जाता। ठीक है, तो मैं ये सब आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं ये अकेले नहीं करने वाला हूं। आइए मैं बचाव पक्ष के वकील एरिक फेटिस को फिर से साइड बार पर बुलाता हूं। एरिक, धन्यवाद। अब इससे पहले कि हम और आरोपों में
आपराधिक शिकायत में या कथित सबूतों में गहराई से जाएं, मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं। ये सोराया की मां मेरिडिथ हैं, जिन्होंने मेरी सहयोगी अंजनेत लेवी से बात की थी जब वे बेटी को हिल्डेब्रांड के साथ ढूंढ रही थीं, सच पता चलने से पहले। ये उन्होंने कहा, जारिया ने मुझे सोमवार रात सोराया के मोबाइल फोन से कॉल किया और बताया कि उसने अभी-अभी पुलिस में एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज कराई है। वो मुझे और मेरी बहन को अलग जगह ले जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि हम आर्मी के बनाए ग्रुप से अलग हो गए थे। लेकिन इसके अलावा सब कुछ बहुत सीधा था, जैसे कि ये रहा उसका फोन, ये रहा उसका कंप्यूटर। तो ये सब बहुत मिला-जुला सा था, जहां मेरी पहली फीलिंग यही थी कि ये ठीक नहीं है। मैंने ये उसी पल सोच लिया था जब मुझे फोन कॉल आया था। तो एरिक, इसे अलग अलग नजरिए से देखा जा सकता है। हर पक्ष इसे अलग तरह से दिखा सकता है। एक तरफ आप कह सकते हैं, अगर उसने उसे मार डाला तो यह बहुत ही विकृत बात है, अपने निशान छुपाने की कोशिश करना, ऐसा दिखाना कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ, अगर उसका इससे कोई लेना देना नहीं था, अगर वो निर्दोष है, तो शायद वो सिर्फ अपनी लापता पत्नी को ढूंढने के लिए जो कर सकता था वही करने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहली बात जो मेरे मन में सवाल है, क्या वो अगर गवाही के लिए बुलाई जाए तो इस बात की गवाही दे पाएगी? मुझे लगता है जैसी ये शायद विरोधी पक्ष का अपने खिलाफ जाने वाला बयान है। तो अगर अभियोजन पक्ष उसे बुलाता है, तो वो उन सभी बयानों के बारे में बात कर सकती है जो प्रतिवादी ने उससे किए थे और जो प्रासंगिक हैं। और निश्चित रूप से वे बयान जो किसी को गुमराह करने की कोशिश के रूप में देखे जा सकते हैं, जिसमें कथित पीड़िता की मां भी शामिल है, वे बहुत प्रासंगिक होंगे। ये पूरी स्थिति जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, काम पर जाना, सही है, उसका काम पर पैदल जाना। कहा गया कि वे हैंगओवर थे, तो वह 1 मील दूर पैदल काम पर गई। और फिर वो टेक्स्ट, फोन से आया टेक्स्ट। तर्क यह है कि वो शायद उसकी तरफ से नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रोटोकॉल नहीं जानता, जिसे नहीं पता कि क्रेग उसके फोन में कैसे सेव है। हम बाकी सबूतों से कैसे गुजरेंगे? मुझे उन हिस्सों के बारे में बताओ, वह कितना कथित रूप से फंसाने वाला है। उफ, जेसी, ये टेक्स्ट हिल्डेब्रांड के लिए सच में परेशानी के हैं। वो पुलिस को बताती है कि काम पर जाते वक्त फोन घर पर छोड़ दिया था। उसके कहने के 45 मिनट बाद उसके फोन से टेक्स्ट आता है, मैं सोच रहा हूं ये किसने भेजा होगा। और फिर उस मैसेज की सामग्री से पता चलता है कि लेखक कथित पीड़िता नहीं है, क्योंकि कथित पीड़िता ने अपने फोन में बॉस का नंबर एक अलग नाम से सेव कर रखा था। जो व्यक्ति कथित पीड़िता की नकल करता है उसे यह पता नहीं होता, इसलिए वो शायद पूछता है, जैसा कि इस टेक्स्ट भेजने वाले ने किया। और उसके पास आपराधिक शिकायत के अनुसार यह समझाने के लिए कोई अच्छा कारण नहीं था कि वो मैसेज क्यों भेजा गया, जो कि अच्छा नहीं है। चलिए मैं आपको यह दिखाता हूं। तो आप आपराधिक शिकायत पर जाते हैं। इसमें लिखा है, जारियस ने कहा कि वो रविवार को घर पर रहा और वेगेटेट्स। ये कानून प्रवर्तन के अनुसार है। बाद में उसने अपनी बात बदलकर कहा कि वह बाहर गया था और कुछ काम किए। जारियस ने जासूसों को बताया कि पत्नी की चिंता उसे रात 10 बजे तक नहीं हुई थी। तभी वह बाहर निकला और पत्नी को ढूंढने पड़ोस में गाड़ी चलाने लगा। जारियस ने कहा कि उसने सोमवार शाम तक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने का इंतजार इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि शायद वो अपनी पत्नी को ढूंढ लेगा और ये कोई गलतफहमी निकलेगी। एरिक, हमने देखा है कि यह कई मामलों में एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। साथी या जीवन साथी कब कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कॉल करता है, यह तुरंत, कुछ घंटों या दिनों बाद भी हो सकता है। अभियोजक कभी-कभी इसका उपयोग करते हैं। आपको क्या लगता है, यहां इसका क्या महत्व है? एक बचाव पक्ष का वकील इसे कैसे समझाता है? आप जानते हैं, बचाव पक्ष के नजरिए से जैसी कई कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से कोई व्यक्ति किसी स्थिति में अधिकारियों को शामिल करने में थोड़ी देर कर सकता है। देखिए, मेरे पास उनके रिश्ते की प्रकृति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है कि पिछले कुछ महीनों में उनका रिश्ता कैसा चल रहा था। क्या उनके बीच कोई परेशानी थी? क्या उनके बीच कोई विवाद हुआ था? क्या घर में कुछ और भी चल रहा था जो शायद ठीक नहीं था, लेकिन कथित पीड़ित की गुमशुदगी से संबंधित नहीं था? ये सारी बातें किसी भी इंसान को सोचने पर मजबूर कर सकती हैं कि क्या मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए? और क्या वे अगले 30 मिनट में यहाँ आ जाएंगे? या मुझे खुद कोशिश करते रहना चाहिए ताकि मैं उस इंसान को वही ढूंढ सकूं जहां वे हो सकते हैं? मुझे लगता है इसके कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ संदिग्धता भी दिखती है। शिकायत पर लौटते हैं, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, घर में रहते हुए जारियस ने एपीडी को देखने की अनुमति दी ताकि वे सुनिश्चित कर सकें कि सोराया वहां नहीं है।
जासूस एलएलवी ने देखा कि घर में जो इकलौता बिस्तर था उस पर चादर नहीं थी और सिर्फ एक गद्दे का कवर था। एलवी ने देखा कि रसोई की मेज पर नया चादरों का सेट पैकेज में रखा था। ज़ेरियस ने बताया कि ये उनकी पत्नी ने एक हफ्ता पहले खरीदी थीं और बिस्तर पर चादर थीं। उसने गद्दे के कवर को थोड़ा सा उठाया और हमें उसके नीचे एक फिटेड चादर दिखाई। हमने ज़ेरियस से पूछा कि क्या हम चादरों के नीचे और गद्दे को उठाकर देख सकते हैं कि कहीं उनकी पत्नी वहां तो नहीं है। उन्होंने कहा कि हम बिस्तर के नीचे नहीं देख सकते क्योंकि वहां उसके शब्दों में शर्मनाक चीजें रखी हैं। आखिर उसने बताया कि वे चीजें सेक्स के लिए हैं। हमने पूछा क्या वो चीजें हटाएंगे जब हम नहीं देख रहे होंगे। फिर भी उन्होंने कहा बिस्तर के नीचे नहीं देख सकते। एरिक बहुत संदिग्ध थे। एक और संदिग्ध नजर। जानते हो जैसी कौन फिटेड शीट को गद्दे के पैड के नीचे लगाता है? ये बात सच में समझ नहीं आती। लगता है चीजों के साथ छेड़छाड़ हुई है और कोई बिस्तर के साथ कुछ करने की योजना बना रहा था। ध्यान देने वाली बात है कि हिल्डेब्रांड का बयान कि आप बिस्तर के नीचे नहीं देख सकते शायद जूरी को नहीं बताया जाएगा। आमतौर पर आप किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ संवैधानिक अधिकार के प्रयोग को उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। दरअसल तलाशी की मंजूरी न देना चौथे संशोधन का अधिकार है, इसलिए जूरी को शायद ये न बताया जाए कि उसने बिस्तर के नीचे देखने से मना किया था। तो क्या वह वारंट या चौथे संशोधन से जुड़ा कोई मामला है? मुझे लगता है उस वक्त पुलिस ने पूछा, क्या हम बिस्तर के नीचे देख सकते हैं? और उन्होंने नहीं कहा, जो चौथे संशोधन का उपयोग था। बाद में मेरी समझ के अनुसार कानून प्रवर्तन ने वारंट ले लिया था, तो इससे उस तलाशी की प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी संभावित समस्या का समाधान हो जाता है। जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं मैं ये बार बार कहूंगा, ये एक आपराधिक प्रतिवादी का अधिकार है। केवल वही तय कर सकते हैं कि वे गवाही देना चाहते हैं या नहीं, और हम इसे आत्मरक्षा के मामलों में सबसे ज्यादा देखते हैं। लेकिन इस मामले में, क्योंकि उनका कानून प्रवर्तन के साथ इतना कथित संपर्क रहा है, क्या आपको लगता है कि ज़ेरियस हिल्डेब्रांड गवाही देने के लिए खड़े हो सकते हैं और अपने व्यवहार की व्याख्या कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि इससे उनकी मदद होगी? ओह, देखिए वो सिर्फ 21 साल का है, वो ज्यादा समझदार नहीं लगता। आप देख सकते हैं कि उन्होंने पुलिस से बातचीत में कई बुनियादी गलतियां की। उन्हें अभियोजक की तरफ से जिरा के दौरान टेक्स्ट मैसेजों, बिस्तर के बारे में और बाद में मिली चीजों के बारे में लगातार सवाल किए जाते, जो कि बहुत ही परेशान करने वाली बातें हैं। क्या वो इन बातों को प्रभावी ढंग से समझा सकता था? ये संदिग्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जासूसों ने हिल्डेब्रांड की अलग-अलग दुकानों पर कथित यात्राएं भी संदिग्ध पाईं। याद है, पहले उसने दावा किया था कि वो रविवार को पूरे दिन बस लेटा रहा, कुछ नहीं किया। फिर बाद में उसने अपनी कहानी बदल दी और कहा कि उसने कुछ काम निपटाए। वे काम क्या थे? तो आपराधिक शिकायत के अनुसार जासूसों ने ये पता लगाया कि ज़ेरियस हिल्डेब्रांड रविवार को 3 बार फ्रेड मायर्स किराने की दुकान पर गया था। उदाहरण, एक खरीदारी 12:26 बजे हुई, एक 18:12 बजे और एक 22:00 बजे। उसने एक जार मरीना सॉस, एक सेट चादरें, वही ब्रांड जो मेज पर था, एक गद्दे का कवर, कुछ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एक खाली स्प्रे बोतल और कुछ अन्य व्यक्तिगत स्वच्छता के सामान खरीदे। एरिक सुनो, मैं तो बस बहुत सारी चीजें खरीद रहा हूं। तुम उन चीजों को चुन सकते हो जो तुम्हें लगता है कि किसी अपराध या उसे छुपाने में इस्तेमाल हो सकती हैं, या फिर ऐसे सामान खरीदना है जो अपराध छुपाने में काम आ सकते हैं, और बाकी चीजें भी, ताकि लगे ये रोज की खरीदारी है। जैसे मरीना सॉस। मुझे नहीं पता, तुम ही बताओ। तुम जानते हो क्या उसकी किराने की सूची का नाम था? वे सामान जो अपराध स्थल को छुपाने के लिए चाहिए। क्योंकि सुनने में तो ऐसा ही लगता है कि उसने वही खरीदा। और जैसे बताओ, कौन एक ही दिन में 3 बार दुकान जाता है? समझ सकता हूं, एक बार गए, कुछ भूल गए, फिर वापस चले गए। हर 4 घंटे में 3 बार वापस जाना और देखना कि उसने क्या खरीदा। और तुम सोचते हो वहां सफाई के रसायन हैं, दूसरी चीजें भी हैं जो शायद छुपाने या पकड़ से बचने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। तुम जानते हो, ऐसा लगता है जैसे दीवारें धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही हैं। और जैसे जैसे हम इन तथ्यों पर आगे बढ़ते हैं, और साफ तौर पर कहूं तो आमतौर पर खरीदारी का इतिहास किसी भी आरोपी के लिए झुठलाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वह तुम्हारे अंदर जाते हुए निगरानी कैमरे की फुटेज होती है। कई बार वहां एक कैमरा होता है जिसमें तुम सामान खरीदते हुए दिखते हो, वहां रसीदें भी होती हैं, तो यह मुश्किल हो सकता है। अब
उस हफ्ते के बुधवार को मैं इस हिस्से पर आना चाहता हूं। उस हफ्ते का बुधवार। ये सोराया की लाश मिलने से पहले की बात है। हमने पहले भी इस पर चर्चा की थी। जासूसों ने तलाशी के लिए वारंट लिया था और जो उन्होंने बताया कि उन्हें मिला वो बहुत भयानक था। उद्धरण, एपीडी क्राइम सीन टीम ने बेडरूम में गद्दा उठाया। उन्होंने गद्दे को इंसानी खून से पूरी तरह भीगा हुआ बताया। गद्दे पर इतना ज्यादा खून था कि वह खून कालीन और लकड़ी के फ्रेम तक भीग गया था। क्राइम सीन टीम ने ब्लू स्टार नामक ब्लड रिएक्टेंट स्प्रे का इस्तेमाल किया, जो नंगी आंखों से ना दिखने वाले खून को भी दिखाता है। इस रिएक्टेंट को घर के कई हिस्सों जैसे बाथरूम, फर्श और बाथटब में छिड़का गया। ब्लू स्टार छिड़कने के बाद बाथटब और कुछ फर्शों पर छुपा हुआ खून देखा जा सकता था, जो संभवतः सफाई की कोशिशों के बाद भी मौजूद था। शिकायत में आगे लिखा है, एपीडी क्राइम सीन टीम ने घर से 2 हैंडगन भी बरामद किए। एक हैंडगन पूरी तरह से लोडेड थी। दूसरी हैंडगन की मैगजीन से एक गोली गायब थी। अपार्टमेंट में कोई शेल केसिंग नहीं मिली। एरिक, मामला वाकई बहुत खराब लग रहा है। क्या इसमें वाजिब शक की गुंजाइश है? चलिए यहीं से शुरू करते हैं। मुझे पूरा यकीन नहीं है कि डिफेंस अटॉर्नी उस सबूत को कैसे रोक सकता है। और दूसरा, अगर वो सबूत आ भी जाता है तो मेरा मतलब है वो इसे जूरी को कैसे समझाएंगे? वो इसका सामना कैसे करेंगे? आप जानते हैं, इस पर जिरह कैसे करेंगे? क्या वे जांचकर्ताओं से पूछेंगे कि जांच में गड़बड़ी या पुलिस की लापरवाही हुई? क्योंकि आप इसे वहीं पढ़कर देख सकते हैं कि ये कैसा है। हाँ, जैसी कुछ बातें हैं। अगर मैं बचाव पक्ष में हूं तो मैं उस स्प्रे की वैज्ञानिक वैधता की जांच करूंगा जिसे कानून प्रवर्तन ने इस्तेमाल किया, जो अदृश्य खून दिखाता है। ये जादुई लगता है। क्या इसे पहले अदालत में, खासकर अलास्का में, स्वीकार किया गया है? क्या ये वैज्ञानिक रूप से भरोसेमंद है? क्या इसमें झूठा सकारात्मक आ सकता है या कुछ और दिखा सकता है? ये सवाल बचाव पक्ष देखता है ताकि उसे हटाया जा सके। अगर ना हटे तब भी दुर्घटना की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं होती। ये आत्महत्या की संभावना को भी खारिज नहीं करता। ये आत्मरक्षा की संभावना को भी खारिज नहीं करता। और इसलिए भले ही ये बहुत जटिल है, लेकिन इससे मामला पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो जाता। दिलचस्प है। हाँ, मैंने ऐसे मामले देखे हैं जहां सफाई अनदेखी करना मुश्किल होता है, लेकिन आप कह सकते हैं कि मैंने इस व्यक्ति को नहीं मारा। आप जानते हैं, मैं घबरा गया था। मैं बेवकूफ था। मैं घबरा गया था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप जानते हैं, शायद यह आत्मरक्षा का मामला था, या मैंने इस व्यक्ति को मरा हुआ पाया, या कुछ ऐसा ही। पूरी तरह से निश्चित नहीं हूं कि बचाव पक्ष इस पर क्या रुख अपनाएगा, लेकिन सोचने के लिए यह एक दिलचस्प बात है। अब इसी समय के आसपास जासूसों को मिस्टर हिल्डेब्रांड के सेलफोन पर रिपोर्टें मिलनी शुरू हुईं और उन्होंने पता लगाया कि फ्रेड मायर्स की इन 3 यात्राओं के अलावा उन्होंने कथित तौर पर लोव्स की भी एक यात्रा की थी। लव्स के कर्मचारियों ने जासूसों को वो वीडियो दिखाया जिसमें हिल्डेब्रांड 96 गैलन का कचरा डिब्बा खरीदते दिख रहे हैं। अधिकारियों ने कचरा डिब्बा अपार्टमेंट के पास ढूंढा और वो एक लैंडस्केपिंग ट्रक के पीछे मिला जो परिसर में था। बताया गया उसमें खून जैसा कुछ था, इसलिए जासूसों ने सोराया का शव आसपास होने की संभावना जताई। इसी समय उन्होंने ट्रेल को ऊपर से देखने के लिए ड्रोन भेजा और तभी ड्रोन ऑपरेटर ने कहा कि उसने एक तकिया और कुछ हल्के रंग की चीज लगभग 4 से 5 फुट गहरे स्टॉर्म ड्रेन के अंदर देखी। एपीडी और एएफडी ने ड्रेन पाइप से मानव अवशेष बरामद कर लिए। मानव अवशेषों की पहचान सोराया हिल्डेब्रांड के रूप में की गई। लगता है उसकी बाईं कनपटी पर गोली का घाव है। एरिक, लोव्स के बारे में चर्चा करना ठीक है, लेकिन शव कहां मिला ये जानना भी जरूरी है ना? आप जानते हैं, हम इस केस में सबूतों की संपूर्णता के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन शव की जगह अगर किसी और ने यह किया होता, तो शव को रखने के लिए इतनी सारी जगहों में से अगर उसे फंसाया जा रहा है, तो हाँ, शव को घर के पास ही रख दो। लेकिन इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष कहे कि उसने किया है, तो वो पूरी तरह चालाक नहीं है। उसने घर के पास ही जगह चुन ली। मुझे शव की जगह काफी दिलचस्प लगती है। हाँ, कई चीजें हैं। देखिए, 96 गैलन का कूड़ेदान, वो तो इंसानी शरीर के आकार जैसा है। यही एक कारण हो सकता है कि आप ऐसा करेंगे। जैसा आपने कहा, जब पूरी तस्वीर देखते हैं तो पता चलता है उसने और क्या खरीदा, और शव की जगह देखते हैं
ऐसा लगता है कि ये वही है जहां हिल्डब्रांड थे। उसे शायद इसकी जानकारी और वहां पहुंच थी। आप जानते हैं आसपास और कौन हो सकता है जिसे इसका पता हो? ये वाजिब सवाल है। आप जानते हैं क्या वहां और भी निर्माण से जुड़े लोग थे जो पास में हो सकते थे, जिनके पास यह कथित पीड़ित को नुकसान पहुंचाने का कोई कारण हो सकता था? कई सवाल अभी भी बाकी हैं, लेकिन जब हम सारी चीजों को एक साथ देखते हैं तो वो सबूत काफी मजबूत लगते हैं। मुझे आपसे ये पूछने दीजिए, जूरी का चयन अभियोजन पक्ष के लिए आप जूरी में किसे चाहते हैं? अगर आप बचाव पक्ष में हैं तो आप जूरी में किसे चाहते हैं? बिल्कुल, तो अभियोजन पक्ष की तरफ से आप जानते हैं, मैं ऐसे लोगों को चाहूंगा जिन्हें वैवाहिक विवादों की समझ हो, जिन्हें शायद घरेलू हिंसा की भी समझ हो। शायद उन्होंने ऐसा कुछ अपनी खुद की शादी में या अपने जानने वालों की शादी में होते हुए देखा हो। मुझे लगता है कि अभियोजन पक्ष को इसका मकसद साबित करना पड़ेगा। उसने ऐसा क्यों किया? क्या उसकी शादी में सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था? या फिर बचाव पक्ष के नजरिए से वहां कुछ समस्याएं थी? आप ऐसे लोग चाहते हैं जो खुले दिमाग के हों, जो एक पक्ष की बात सुनकर उसे बस सच मान लें, क्योंकि वे पुलिस है, क्योंकि वे अभियोजक है। ऐसा ना करें। आप ऐसे लोग चाहते हैं जो आलोचनात्मक सोच वाले हों, जो ये कहें कि अरे और कौन-कौन से संभावित स्पष्टीकरण हो सकते हैं? क्या ऐसी बातें हैं जिन्हें अभी तक खारिज नहीं किया गया है? और कौन सी जानकारी है जो हमारे पास नहीं है जिसे मैं देखना चाहता हूं? मुझे लगता है यही सोच बचाव पक्ष के नजरिए से चाहिए। प्रारंभिक दलीलें, है ना? ऐसे मामले में मैं हमेशा सोचता हूं कि प्रारंभिक दलीलों में लोग कहते हैं कि कभी-कभी प्रारंभिक दलीलों में ही आप मामला जीत सकते हैं। हालांकि वैसे ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही सबूत नहीं होते। अगर आप अभियोजन पक्ष होते तो आप इसे कैसे पेश करते? अगर आप बचाव पक्ष होते तो आप इसे कैसे पेश करते? अगर मैं अभियोजन पक्ष होता तो मैं विरोधाभासों को उजागर करता। मैं उन विसंगतियों को उजागर करूंगा जो हिल्डी ब्रांड के बयानों में थी, ऐसी बातें जो स्पष्ट रूप से झूठी हैं और जिन्हें हम सबूतों के साथ दिखा सकते हैं, वे भ्रामक होती हैं। और फिर यह सुझाव देना कि कोई व्यक्ति झूठ क्यों बोलेगा जब उसकी पत्नी गायब हो गई हो, और जब उसने, आप जानते हैं, एक इंसान के आकार का कूड़ेदान और अपराध को छुपाने के लिए ये सारी चीजें खरीदी हो। आप जानते हैं बचाव पक्ष की ओर से मैं बात करूंगा, कम से कम हमारे पास जो सबूत हैं उनके आधार पर हमें नहीं पता कि ये किसने किया हो सकता है। हमें ठीक ठीक नहीं पता कि क्या हुआ। क्या वी इस संभावना को खारिज कर पाए हैं कि ये किसी और ने किया हो? क्या हम इस संभावना को खारिज कर पाए हैं कि उसने ये खुद अपने साथ किया हो? मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ कुछ सवाल पूछ रहा हूं जो इस मामले के सबूतों से जुड़े कुछ पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए जरूरी है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये दो संभावित तरीके हैं शुरुआती बयान में अपनाने के लिए। एक और बात है जिसे मैं देखना चाहता हूं। एंकरेज डेली न्यूज को दिए इंटरव्यू में दोस्तों और परिवार ने सोराया को गर्मजोश, वफादार, मेहनती, उद्देश्य की स्पष्ट भावना वाली और परिवार से गहराई से जुड़ी बताया। यूटा में उनके साथ काम करने वाली एक दोस्त काइली क्लार्क ने डेली न्यूज को बताया, वो बहुत मेहनत करती थी। अगर उसे कहीं भी बुलाया जाता तो वो किसी भी हाल में वहां पहुंच जाती थी। तो इससे आप जानते हैं, इस मामले में पीड़िता को एक व्यक्तिगत रूप मिलता है। सोराया और हिल्डेब्रांड के रिश्ते पर सवालों के जवाब में उसने कहा, वे दोनों बहुत खुश दिखते थे। अब उसने सवाल उठाया कि सोराया ने फोन घर क्यों छोड़ा। कहानी समझ नहीं आती। वो कभी फोन नीचे नहीं रखती। 21 साल की है, फोन हमेशा उसके पास रहता है। ये अहम है। लेकिन एरिक, मैं सोचता हूं कि क्या यह कुछ ऐसा है जिससे बचाव पक्ष उजागर करेगा? आदमी अचानक अपनी पत्नी को मार देता है, कोई मतलब नहीं बनता। वे सब खुश थे। हालांकि आप और मैं दोनों जानते हैं कि यह पहली बार नहीं होगा जब बाहरी दिखावा और असल में बंद दरवाजों के पीछे क्या चल रहा है उसमें फर्क हो। बिल्कुल, आप जानते हैं ऐसे मामलों में जूरी एक ठोस कहानी चाहती है, इससे पहले कि वे किसी को जिंदगी भर के लिए इस कलंक के साथ चिन्हित करें। और वे जानते हैं कि अगर वे ऐसा करते हैं तो किस तरह की सजा आने वाली है। वे पूरी तरह से सुनिश्चित होना चाहते हैं। और इसलिए एक जूरी सदस्य के रूप में आप अपने मन में उस तरह की एकता चाहते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा क्यों करेगा? यहाँ क्या मकसद हो सकता है? मुझे लगता है कि अभियोजन पक्ष को किसी न किसी रूप में मकसद लेकर आना ही पड़ता है। कभी-कभी ये आर्थिक होता है, कभी-कभी ये दुश्मनी होती है, कभी-कभी ये समाज विरोधी प्रवृत्ति होती है। और मुझे नहीं पता कि इस मामले में संभावित मकसद क्या हो सकता है।
लेकिन मुझे लगता है कि अभियोजन पक्ष को इसे मजबूत करना ही होगा। उन्हें जूरी के सामने कोई कारण पेश करना होगा कि हिल ब्रांड, जिसकी उम्र 21 साल है, ने अपनी 21 साल की पत्नी को ऐसे भयानक हालात में क्यों मार डाला होगा। अब सोराया के परिवार ने उसके लिए यूनिवर्सिटी लेक डॉग पार्क में एक स्मृति समारोह आयोजित किया। आप जानते हैं कि यह नुकसान दोस्तों, परिवार और समुदाय के लिए कितना मायने रखता है। यह दुखद स्थिति है। हिल्डेब्रांड की सुनवाई इस हफ्ते शुरू होने वाली है। पहले दर्जे की हत्या में अधिकतम 99 साल की सजा हो सकती है, हमारी जानकारी में। एरिक, मैं जानना चाहता हूं कि 99 साल तक की सजा कैसे तय होती है? ये कैसे काम करता है? आमतौर पर अगर किसी व्यक्ति को पहले दर्जे की हत्या का दोषी ठहराया जाता है, तो आमतौर पर अधिकतम सजा ही मिलती है। इस बात की काफी संभावना है कि उसे 99 साल की सजा मिल सकती है। आप जानते हैं, भले ही उसकी उम्र सिर्फ 21 साल हो और भले ही उसे उस सजा के हर एक दिन नहीं काटने पड़े, मुझे लगता है कि व्यवहारिक रूप से वो अपनी बाकी जिंदगी सलाखों के पीछे ही बिताएगा। अब और भी आरोप हैं। एक दूसरा दर्जे की हत्या का आरोप है, साथ ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ का भी आरोप है। अगर बड़े आरोप से बरी होकर छोटे आरोप में दोषी ठहराया जाता है, तो जज के पास विवेकाधिकार होता है और जज उस अपराध को ध्यान में रखेंगे जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया है। परिस्थितियों को भी देखेंगे, लेकिन उसकी उम्र को भी ध्यान में रखेंगे। साथ ही अगर उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तो भी, और समुदाय में किसी भी तरह का योगदान जिसमें उसकी सैन्य सेवा भी शामिल है, उसे भी ध्यान में रखा जाएगा। अगर उससे बड़े आरोप में नहीं, छोटे आरोप में दोषी ठहराया जाता है, तो सजा की अवधि काफी अलग हो सकती है। ये कहना मुश्किल है कि वो कितनी हो सकती है। शायद 20, 40 या 60 साल। अंदाजा लगाना कठिन है। जाने से पहले मैं एक आखिरी बात का अनुमान लगाने जा रहा हूं। मुझे नहीं पता कि वे ऐसा करेंगे या नहीं। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। फिर से कह रहा हूं, मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूं। मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित बचाव, पूर्व सैनिक, PTSD। फिर दोहरा रहा हूं, मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूं। मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है कि उसे ऐसी समस्या थी। मैं बस सोच रहा हूं, जब आप मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित बचाव की बात करते हैं, पागलपन की दलील नहीं, बल्कि अपराध के कुछ तत्वों को नकारने के लिए क्या हमें इस पर ध्यान देना चाहिए? फिलहाल मुझे सच में नहीं पता। मुझे लगता है कि हमें इस पर नजर रखनी होगी, चाहे ट्रायल हो या सजा का फेज, अगर दोष सिद्ध होता है। बिल्कुल। आप जानते हैं, कभी कभी ट्रायल फेज के दौरान अगर कोई मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या चल रही हो, तो वो किसी व्यक्ति की अपराध के लिए जरूरी मानसिक स्थिति बनाने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। तो आप जानते हैं, यहाँ किसी को जानबूझकर मारना या जानते हुए ऐसा आचरण करना जिसमें मृत्यु का गंभीर जोखिम हो, अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से इतना असंतुलित है, तो इससे जूरी को यह सोचने पर मजबूर किया जा सकता है कि क्या वो व्यक्ति वो मानसिक स्थिति बना सकता था या नहीं। सजा के चरण में अगर उसे दोषी ठहराया जाता है, तो निश्चित रूप से जज किसी भी तरह की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं पर विचार करेंगे और ये बातें आरोपी के पक्ष में जा सकती हैं। और हाँ, ये ऐसी चीजें हैं जिस पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। एरिक फेटिस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। मैं इसकी सच में सराहना करता हूँ। आपके साथ होना अच्छा लगा। और फिलहाल साइड बार पर हमारे पास आपके लिए बस इतना ही है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ जुड़कर समय दिया। और हमेशा की तरह कृपया YouTube, Apple Podcast, Spotify या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां सब्सक्राइब करें। आप NBC के पीकॉक पर हमें देख सकते हैं। मुझे X, Instagram पर फॉलो करें और न्यूज नेशन शो जेसी वेबर लाइव सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे ईस्टर्न टाइम पर देखें। अगली बार फिर मिलेंगे सब लोग।